बच्चों, अगर हमारा खुद का घर हो और फिर भी हमें शरणार्थी के रूप में रहना पड़े, ये वेदना हम भारत पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था तब हम या हमारे पूर्वज हम कहें कि उन्होंने इस वेदना को बहुत अंदर तक महसूस किया था और हमने उनको रीड आउट करके महसूस किया है कि कैसे आपका खुद का घर है, आपके इतना शानो शौकत से पूरा सामान रखा हुआ है और आपको वह सब छोड़ के दूसरी जगह पे रहने जाना पड़ता है। और यही सब कुछ तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था हमारे पोएम रिफ्यूजी ब्लूज में। और रिफ्यूजी ब्लूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे अपना सब कुछ होते हुए भी शरणार्थी के रूप में रहना पड़ता है, कैसे कितनी परिस्थितियां हो जाती है कि इंसान मजबूर हो जाता है कि वो डेली का उसका खाना तक नहीं हो पाता, रात को कहाँ रहेगा और एनी टाइम ये सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि कोई भी उन्हें मार सकता है। हम बात कर रहे हैं हमारे पोएम रिफ्यूजी ब्लूज की, विच वॉज रिटन बाय विस्टन हग ऑर्डन। हम विस्टन हग ऑर्डन सर को रिकॉल करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इनका बर्थ 1907 में हुआ था। हम इनके काम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपने जितना भी पोएट्री कलेक्शन है उसमें आयरनी, वेट, ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन सब को यूज करते हुए अपनी बात को रखा है। प्रेजेंट पोएम की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे सर ने अपनी खुद की बात को, जब वो खुद न्यूयॉर्क में थे और उन्होंने ये सब सर्कमस्टांसेस देखे थे, उन सब चीज़ों को बताते हैं। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही इमोशनल पोएम है। और अगर हम ये कहें कि इस पोएम में कहीं ना कहीं दुख दर्द का पूरा समावेश उठा के रख दिया गया है तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बच्चों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हुए हैं सर, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी ऑन करते वक्त भी इन्होंने कई सारे काम किए थे। हम बात करते हैं कि इनके डेथ की तो हम देखते हैं कि इन द ईयर 1973 इनका डेथ हो गया था। हमने आपको रिफ्यूजी ब्लूज का भी समरी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कैसे इन द ईयर 1939 में ऑर्डन सर ने इस पोएम को लिखा था। और आपको पता है यह जो 1939 का जो टाइम पीरियड है, ये वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड चल रहा था। काफ़ी पूरे संसार में उथल पुथल हो रही थी, पूरा संसार युद्ध की परेशानियों से जूझ रहा था। उसी टाइम बीइंग में ये बात चल रही है, एक जूइश कपल होता है और जूइश कपल जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। एक जो प्रेमी है वो अपनी प्रेयसी को ये संबोधित करते हुए लिख रहा है पोएम। और हम कहें कि इसमें कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है वो देखिए, नाजी जो जर्मनी थे वहाँ की बात हो रही है। और हम कह सकते हैं सबसे बड़ी खासियत कि ऑर्डन सर को रोमांटिक और हम ये कह सकते हैं मॉडर्न पोएट के रूप में भी जाना जाता है। रोमांटिक, कुछ पोएम्स इनकी रोमांटिक है, अदरवाइज हमने आपको बताया इन्होंने आयरनी का यूज़ किया है, इन्होंने ह्यूमर का यूज़ किया है। बट मॉडर्न पोएट होते हुए भी बच्चों इन्होंने इस जो पोएम को रचा है वो बैलेड के फॉर्म में रचा है। तो आपको एक बैलेड हम यहाँ पे करवा रहे हैं कवर। होप आप अपने अपने बुक्स ओपन करके बैठे हैं ताकि मेरे साथ साथ इस स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे और कवर करेंगे इनके वर्ड मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशन इन आवर पार्ट सेकेंड। एक एक चीज़ को बहुत ही, आप ये सोचिए कि आप बंद कमरे में बैठे हैं, 1939 का टाइम है और उस टाइम बीइंग में ये सब परिस्थितियाँ चलचित्र की भांति आपके दिमाग में चल रही है। सी दो सर्कमस्टांसेस की उस टाइम क्या इनके ऊपर गुजरी होगी। और सबसे बड़ी बात है ऑर्डन सर की जो कलम है उन्होंने इसको रचने में बहुत ही माहिरता हासिल की है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्ट्रेंजा हियर। से दिस सिटी हैज 10 मिलियन सोल्स। हमने आपको बताया बच्चों हम वर्ड मीनिंग भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले 10 मिलियन सोल्स का मैं आपको मतलब बता दूं। इसका मतलब है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे थे वो नियर अबाउट कितने थे, 10 मिलियंस के आसपास रह रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन की, तो देखिए से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। ऑर्डन लिखते हैं कि इस सिटी में नियर अबाउट 10 मिलियन के आसपास लोग रह रहे हैं। Some are living in mansions
some are living in holes। अब यहाँ पे बच्चों मेंशंस, मेंशंस का मतलब होता है बड़े बड़े जो अपने घर होते हैं ना, विशाल लार्ज अपार्टमेंट्स बोल दीजिए, विलास बोल दीजिए। तो मेंशंस का मतलब होता है लार्ज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, और होल्स का मतलब होता है जो झुग्गी झोंपड़ियाँ या गंदी गलियों में जो बस्तियाँ होती है, वहाँ का वर्णन किया जा रहा है इस लाइन के अंदर। सम आर लिविंग इन मेंशंस। जब हम 10 मिलियन लोगों की बात करते हैं तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हीं में से जो कुछ लोग हैं वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग कहाँ रह रहे हैं बच्चों? सम आर लिविंग इन होल्स। और कुछ लोग गंदी गलियों में जो बस्तियां बसी हुई होती हैं उनमें रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य है सबके पास अपना अपना मकान है, घर है, रहने के लिए छत है। Yet there's no place for us, my dear, yet there's no place for us। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये हमारे हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो लास्ट लाइन अपने आप में रिपीट हो रही है। रीजन बिहाइंड इट कि कहीं ना कहीं बात का जो इम्पैक्ट डाला जाता है पोएट के द्वारा, प्रभावशाली तरीके से जो अपनी बात को रखने की प्रेजेंटेशन है वो इस पोएम में बताई गई है। प्रेमी अपनी प्रेयसी से कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होने के बावजूद कई घरों में होल्स के रूप में भी लोग रह रहे हैं, गंदी गलियों में भी, बस्तियों में भी लोग रह रहे हैं, लेकिन आपके और हमारे लिए यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। माय डियर प्रेयसी, हमारे लिए यहाँ पर रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो सबसे पहले जो स्टेंजा कवर किया है उसमें हम कर रहे हैं रहने के लिए प्लेस की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, ये चीज़ें कंसेप्ट में आपके क्लियर आ जानी चाहिए। अब हम सेकंड स्टेंजा कवर करते हैं। लेट्स रीड। वंस वी हैड अ कंट्री एंड वी थॉट इट फेयर। फेयर का मतलब होता है बच्चों गुड एंड ब्यूटीफुल। जो देश है वो बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ पे ऑडिन लिखते हैं कि एक बार होता था कि हमारा खुद का भी एक राष्ट्र होता था, देश होता था, और वह देश बहुत ही सुंदर था। लुक इन द एटलस एंड यू विल फाइंड इट देयर। बच्चों एटलस से तो आप सब भली भांति परिचित हैं। एटलस मीन्स आ बुक ऑफ मैप्स। तो यहाँ पे ऑडिन लिखते हैं कि प्रेयसी आप देखिए, आप एटलस मानचित्र उठा के देखिए कि कहीं न कहीं आपको हमारा जो देश है वह उस नक्शे पे दिखाई देगा। लुक इन द एटलस एंड यू विल फाइंड इट देयर। आपको हमारा राष्ट्र जो है वो उस नक्शे में वहाँ पर मिल जाएगा। वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ। और यहाँ पे हमने जैसा आपको बताया कि लास्ट लाइन स्टेंजा की रिपीटेशन में है, तो यहाँ पे फिर दर्द झलक रहा है। किसके लिए झलक रहा है? अपने कंट्री के लिए। सेकंड स्टेंजा में किसकी बात की गई है बच्चों? कंट्री की बात की गई है। ओके, तो यहाँ कंट्री की बात करते हुए प्रेमी अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि देखिए हमारा खुद का राष्ट्र है, बहुत सुंदर है, और नक्शे में भी आप देख लीजिए वो अभी भी वहीं का वहीं है, परंतु हम अब अपने देश में नहीं जा सकते। हे प्रेयसी, अब हम अपने देश में नहीं जा सकते हैं। अब बच्चों ये जो फीलिंग्स आ रही है अपने जगह के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, ये फीलिंग्स देखिए कि सब कुछ होते हुए आपको, आप और हम कहीं 10 दिन घूमने भी निकल जाते हैं ना, तो भी आप देखिए जैसे ही घर आते हैं हम क्या कहते हैं? सब कुछ ठीक है लेकिन हमें अपना घर और अपने घर की रोटी सबसे अच्छी लगती है ना। अब हम कवर कर रहे हैं हमारा थर्ड स्टेंजा। लेट्स स्टार्ट। अब विलेज चर्च यार्ड की बात हो रही है। देखिए इसमें
इन द विलेज चर्चयार्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू। अब सबसे पहले चर्चयार्ड क्या होता है ये आपको बताते हैं। द एरिया सराउंडिंग द चर्च, चर्च बनी हुई है, जैसे अपने यहाँ मंदिर मस्जिद बने हुए होते हैं, तो ऐसे ही जो ईसाई जहाँ पे पूजा करते हैं चर्च बनी हुई है, चर्च के आसपास का जो स्थान होता है वह चर्चयार्ड कहलाता है। और यू का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार का पेड़ है ये, अ काइंड ऑफ ट्री विच ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन, एक ऐसा पेड़ जो हमेशा सदाबहार हरा ही रहता है। वापस चलते हैं पहली लाइन के मीनिंग की तरफ। इन द विलेज चर्चयार्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू, हमारे जो गांव का जो चर्च है उसके चारों तरफ जो जगह है वहाँ पे यू के बहुत सारे सदाबहार खिलते रहने वाले, सदाबहार हरे रहने वाले बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स न्यू, और हर बसंत ऋतु, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, ब्लॉसम्स मीन्स खिलना, ब्लॉसम्स मीन्स खिलना। तो बताया गया है कि जैसे ही हर बार स्प्रिंग का सीजन आता है नई नई पत्तियां जो है इस सदाबहार वृक्ष पे आती रहती हैं। और भी इसमें बताया गया है, ये स्टेंजा कंटिन्यू है, यहाँ पे देखिए, ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट माय डियर, ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट। यहाँ इस स्टेंजा में बच्चों किसकी बात हो रही है? पासपोर्ट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पासपोर्ट्स की। ओके, हमारा खुद का पुराना गांव, हमारे गांव में चर्च के आसपास की खाली ज़मीन, और खाली ज़मीन पे सदाबहार हरे रहने वाले पौधे जो कि खिलते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? ऑर्डर लिखते हैं कि हमारे पास में हमारे पुराने पासपोर्ट्स भी हैं। पासपोर्ट का मतलब होता है एन अथॉरिटी कार्ड शोइंग टू बी ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री। जैसे कि आप अभी इंडिया में हैं, तो इंडिया में होने के लिए तो आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्यों? आपके पास में आपके कई सारे दूसरे आइडेंटिटी है जो प्रूव करते हैं कि यू आर द इंडियन सिटीजन। बट आप कहीं अब्रॉड जाते हैं तो आपको वहाँ के लिए पासपोर्ट, वीज़ा एक्सेट्रा लेना पड़ता है। तो यह वही पासपोर्ट की बात चल रही है। जो प्रेमी है वो अपनी प्रेयसी से कहते हैं, पति अपनी पत्नी से कहते हैं, हे पत्नी, हे प्रेयसी, देखो मेरे पास में पुराना पासपोर्ट है, लेकिन अब वह पुराना पासपोर्ट किसी भी काम का नहीं है। हे प्रेयसी, अब मेरा पुराना पासपोर्ट जो है वो किसी भी काम का नहीं है। तो ये जो देखिए कितना दुख दर्द हो रहा है। सब कुछ फैसिलिटीज थी, बट ये लड़ाइयों की वजह से, युद्ध की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। लोगों के खुद के घर छूट गए हैं, कितनी परेशानियां आ रही है। फोर्थ स्टेंजा हम यहाँ पे कवर करते हैं, देखते हैं इसमें किस फीलिंग्स को उबार के बताया गया है। द कंसोल बैंग द टेबल एंड सेड। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक दूत की। कंसोल मीन्स दूत, रिप्रेजेंटेटिव। एक दूत है वो बैंग्ड कर रहे हैं। बैंग्ड का मतलब होता है थपथपाना। मेड अ लाउड स्ट्राइकिंग नोइज, बहुत तेज आवाज कर रहे हैं। तो एक दूत है जो बहुत तेज टेबल को थपथपा के आवाज कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? एंड सेड, और क्या कह रहे हैं? देखिए, इफ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड। बात की जा रही है ऑफिशियली। ऑफिशियली का मतलब होता है एज पर रिटन डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियली एज पर रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो जो ऑफिशियल होता है वो वहाँ पे टेबल को थपथपाते हुए क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है, कहाँ का? जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आप तो ऑफिशियली डेड हैं। आप भले आप हमारे सामने खड़े होकर अपना नाम बोल रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, बट हम क्या कहेंगे कि आप हमारे सामने ऑफिशियली डेड है, आपका यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी आप भले ही शो कर दे। लेकिन दुख तो दुख है। देखिए लास्ट लाइन्स क्या एक्सप्रेस कर रही हैं यहाँ पे। बट वी आर स्टिल अलाइव माय डियर,
बट वी आर स्टिल अलाइव। तो यहाँ पे खुद के लिए जूझा जा रहा है, खुद की आइडेंटिटी के ऊपर सवाल किया जा रहा है कि आइडेंटिटी क्या शो कर दी है, आइडेंटिटी शो कर दी है डेथ की। जबकि यहाँ पे जो जूइश कपल है वो क्या कह रहे हैं, वी आर स्टिल अलाइव, हम तो जिंदा हैं, हम तो मरे ही नहीं हैं, परंतु ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें मान लिया गया है मरा हुआ, बट वी आर स्टिल अलाइव। हे प्रेयसी, परंतु आप और हम तो अभी तक जिंदा हैं, बट वी आर स्टिल अलाइव, परंतु आप और हम तो अभी तक जिंदा हैं। तो ये बार बार बताना, बार बार कहना इतना पेनफुल लग रहा था। ऑडियंस सर भी उस सिचुएशंस को देख के एक कपल की बातों को रियलाइज करते हैं और उसे कपल के थ्रू ही लिखवाते हैं। तो ये ऑडियंस सर की जो लिखने की कला है, ये देखिए कि कितना उस समय लोगों ने परेशानियों को भुगता है, उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जा रहा है। स्टेंजा 5 अगर हम कवर कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें आप बहुत ही इमोशनल रूप से पढ़िएगा इसको। And see, went to a committee. They offered me a chair. कमिटी, कमिटी का मतलब होता है एन असेंबली ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स, एंड ऑफर्ड, ऑफर्ड का मीन्स होता है यहाँ पे गिव, चेयर दी गई। तो यहाँ पे परेशान हो गए थे जो व्यक्ति हैं, और वहाँ पे जो परेशान होने के बाद में वो क्या करते हैं, वो एक कमेटी के पास में जाते हैं। कमेटी जहाँ पे कि जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, असेंबली के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनको वहाँ पे कमेटी का मेंबर बनाया गया था जो इनकी प्रॉब्लम्स को सुन सके। वहाँ पे जाके खड़े होते हैं तो उनको चेयर ऑफर की जाती है कि आप खड़े मत रहिए, आप तो चेयर पे बैठ जाइए। Asked me politely to return next year. चेयर पे बैठा लिया, लेकिन अगला वाक्य देखिए कमेटी मेंबर्स का। पोलाइटली का मीनिंग बता दूं पहले, फिर उनका वाक्य बताती हूँ मैं आपको। पोलाइटली, पोलाइटली इट मीन्स वेरी जेंटली। चेयर दे दी गई कमेटी मेंबर्स के द्वारा, और कमेटी मेंबर्स के द्वारा चेयर पे बैठाने के बाद में बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नम्रता से क्या कहा गया, टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, आपको तो अगले साल ही यहाँ पे आना होगा, अभी हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट वेयर शैल वी गो टुडे माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे। बट जो हम क्या देखते हैं कि जूइश कपल है, उनकी प्रॉब्लम्स देखिए बच्चों। पति अपनी पत्नी को क्या कह रहे हैं, देखिए, आज मैं कहाँ जाऊं, और मैं क्यों, आज आप और मैं कहाँ जाऊं, हम लोग कहाँ जाए आज, बताइए आज हम कहाँ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं इस स्टेंजा में बच्चों, हम देख रहे हैं रहने के लिए जगह नहीं है उनके लिए, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा सेफ प्लेस रहने के लिए देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है अगेन एंड अगेन अपने लिए एक सुरक्षित हाउस के लिए, कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा घर दे दीजिए। लेकिन घर के साथ और क्या क्या चाहिए बच्चों, डेली जो फूड की जो हमारी नीड्स होती हैं उनको भी तो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, उन्हें भी तो बताना ज़रूरी होता है। लेकिन वन बाय वन ऑडियंस सर की जो कलम है वह हमें वन बाय वन इनके जो फीलिंग्स आ रही है, पेन्स आ रहे हैं, उनको शो कर रही है कि कैसे सोरोज को वो उभार के हम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। स्टेंजा 6 हेयर वी आर कवरिंग। अब देखिए एक अलग ही नज़रिया दिखाया जा रहा है, उसकी बात करते हैं हम। केम टू अ पब्लिक मीटिंग, एक आम सभा हो रही थी, उस आम सभा में जो जूइश कपल है, वो पति हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओनली 1 पर्सन मेल जो है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, और वहाँ पे जो वक्ता, मेन जो वक्ता होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं, और सबके सामने बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सबके सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं। फीलिंग्स बहुत ही मार्मिक है, सी एंड रियलाइज दैट, ओके। If we let them in,
दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड। अब देखिए स्पीकर की बातों को समझिए बच्चों, वो क्या कह रहे हैं, इफ वी लेट देम इन किसको, देखिए पहले तो लेट देम इन को, अलाउ द रिफ्यूजीज टू सेटल इन आवर सिटी। और स्पीकर खड़े होके क्या करते हैं, अरे अगर हम लोगों ने इन रिफ्यूजीज को अपने देश में आने के लिए अलाउ कर दिया, दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट एंड फूड, और कहते हैं कि वो तो हमारी जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, पहले तो रहने के लिए जगह ले लेंगे और उसके बाद में हमारे लोगों के रोजगार छीन लेंगे, और रोजगार छीनने के बाद में हमारा जो खाना पानी है वह भी तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार कौन करेगा, वही तो खाना खाएगा। तो वहाँ के लोगों के टेंशन को इस स्टेंजा में बताया गया है, उनकी बातों को शेयर किया गया है। He was talking of you and me, my dear. He was talking of you and me. अब यहाँ पे फिर परेशान हो जाते हैं जो प्रेमी हैं, और वो क्या कहते हैं, अरे आपको पता नहीं प्रेयसी, वो जो स्पीकर है ना, वो जो बात कर रहे थे वी लेट देम इन, ये जो देम है ना, ये हम लोगों के लिए यूज किया गया है। आपको समझ में आ रहा है, ये हम लोगों के लिए यूज किया गया है। वो हमारे बारे में बात कर रहे थे। हे प्रेयसी, वो आप और मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तो ये जो फीलिंग है, देखिए कि वहाँ के लोगों को भी तो बड़ा परेशानी हो रही है, उन लोगों को भी तो डर है कि ये यहाँ आके हमारा एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे, और हम जो डेली एम्प्लॉयमेंट बेस पे हमारा जो ईटिंग फूडिंग चलता है वो भी तो हमसे छिन जाएगा। तो वहाँ के लोगों की परेशानियों का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि कैसी विषम परिस्थिति आ गई है। ये तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, वहाँ के लोग भी स्ट्रगल के लिए डर रहे हैं। काफ़ी फीलिंग्स हैं। आप खुद देखिए युद्ध कितने खतरनाक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिप्लोमेसी की अगर बात करते हैं, तो हम डिप्लोमेसी बात करते वक्त एक ही बात कहेंगे कि युद्ध नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आम इंसान जो है, सबसे बड़ी बात है, आम इंसान ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान होता है। स्ट्रेंजर 7 हियर वी आर कवरिंग, और स्ट्रेंजर 7 को कवर करते वक्त कहीं ना कहीं हिटलर की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी का वर्णन किया गया है। और हिटलर को हमने क्या देखा था कि जो हिटलर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट लीडर के रूप में सामने आए हैं। Thought I heard the thunder rumbling in the sky. थंडर का मतलब होता है बादलों की गर्जन की आवाजें आना। रंबलिंग इट मीन्स जब बादल गरज के आपस में जब उनकी रगड़न होती है, इट मीन्स जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो बादलों के टकराने की जो आवाजें हैं उनको यहाँ पे थंडर रंबलिंग कहा गया है। और अब जो प्रेमी है वो प्रेयसी को कह रहे हैं थॉट आई हर्ड, अरे मैंने सुनी थी। क्या सुनी थी? थंडर रंबलिंग इन द स्काई, आसमान में बादलों की गर्जन हो रही थी, मैंने बादलों की गर्जन सुनी है। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप, और ये गर्जन किसका प्रतीक थी? ये गर्जन प्रतीक थी हिटलर की आवाज का। क्यों? क्योंकि हिटलर यूरोप में पूरे में थे और वो क्या कह रहे थे? दे मस्ट डाई, उन लोगों को जरूर मरना होगा। क्या कहा हिटलर ने बच्चों? उन लोगों को जरूर मरना होगा। वी वर इन हिज माइंड माई डियर, वी वर इन हिज माइंड। और वो लोग कौन है बच्चों? वो लोग हैं जूइश कपल, और कह भी रहे हैं जूइश कपल, हे प्रेयसी, उस समय हिटलर के दिमाग में आप और मैं थे। हे प्रेयसी, उस वक्त हिटलर के दिमाग में आप और मैं थे। तो ये जो परेशानियां हैं, हिटलर की आवाज, बादलों की गर्जन, इनसे क्या बताया जा रहा है? एक जो फीलिंग्स है, डर है, उस डर को शेयर किया जा रहा है। डर अभी खत्म नहीं हुआ है। और भी पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेंजा को। लेट्स रीड।
Saw a poodle in a jacket fastened with a pin. What is the meaning of poodle here? Let's read. A kind of pet dog. आपने देखा होगा कि घरों में लोग पालतू कुत्ते रखते हैं, हमारे यहाँ पे भी पेट्स को पाला जाता है। तो ये जो बातें की जा रही है, ये युद्ध के समय की बात की जा रही है। नाजी जर्मनी अटैक हो रहा था, न्यूयॉर्क की जो कंडीशन थी, उस न्यूयॉर्क की कंडीशन के ऊपर ऑडेंसर ने 1939 में इस पोएम को लिखा था। तो उसी का बता रहे हैं कि प्रेमी अपनी प्रेयसी को कहते हैं, पता है आपको, मैंने लोगों की जैकेट में पुडल्स देखे थे, पालतू कुत्ते देखे थे जो उनके संग संग चल रहे थे। सॉ ए डोर ओपन एंड अ कैट लेट इन। लेटिन का मतलब होता है अलाउड टू एंटर। लेटिन का मतलब होता है अलाउड टू एंटर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले तो बात की गई डॉगी की। फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया कि देखिए आपके और मेरे लिए तो जगह नहीं है, लेकिन पालतू डॉगी को वहाँ पे जगह है। इसके अलावा जगह है, एक दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे के खुलने के बाद में एक बिल्ली को अंदर आने दिया जाता है घर के। It means they are allowed, they have their home, but you and me not, my dear, but you and me not. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए, but they weren't Germans use, वो जर्मन यूज नहीं है माय डियर, बट दे वरंट जर्मन यूज, वो जर्मन यूज नहीं है। तो यहाँ पे ये जो जर्मन यूज कपल है, ये अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि डॉगी के पास में अपना घर है, वो क्योंकि वो पालतू है। यहाँ की कैट्स भी पालतू है। दे आर अलाउड टू लेट इन द होम, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वी वरंट बिकॉज वी आर जर्मन यूज। हे प्रेयसी, आप और मैं अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं और आप तो जर्मन यूज है, शरणार्थी है, रिफ्यूजीज है। यहाँ पे हमें यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है। स्ट्रेंजर 9th हेयर देखिए, कहाँ पे हार्बर की बात की जा रही है। अब वेंट डाउन द हार्बर एंड स्टूड अपॉन द क्वे। हार्बर का मतलब होता है एंकरेज, बंदरगाह। आपने देखा होगा समुद्री बंदरगाह, जहाँ पर जहाज़ों को रोका जाता है या जहाँ से जहाज प्रस्थान करते हैं। और इक्वे का मतलब होता है बच्चों सी वॉल, जहाँ पर कि जहाज़ों को बांध के खड़ा कर दिया जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट स्टेंजा की। वेंट डाउन द हार्बर एंड स्टूड अपॉन द क्वे। मैं एक बार हार्बर बंदरगाह पे गया था और वहाँ पे सी वॉल के पास में खड़ा हुआ था। सॉ द फिश स्विमिंग एज इफ दे वर फ्री। और मैंने, पता है प्रेयसी, वहाँ पे क्या देखा? मैंने देखा कि वहाँ पे मछलियां तैर रही हैं। इट मीन्स मछलियां तो आजाद हैं, उनको तो फ्रीडम है कि वो इधर से उधर इजीली तैर सकती हैं। ओनली 10 फीट अवे माय डियर, ओनली 10 फीट अवे। और मछलियों में और इस जर्मन जू में कितना गैप था बच्चों? ओनली 10 फीट का। और वो कहते भी हैं, प्रेयसी, मेरे और मछलियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 फीट का अंतर था। इट मीन्स मैं तो अभी क्या हूँ? रिफ्यूजी हूँ। लेकिन फिश क्या है बच्चों? फिश यहाँ पे एक फ्रीडम के रूप में दिखाई गई है कि फिश को तो फ्रीडम मिली हुई है, जबकि मैं यहाँ पे रिफ्यूजी हूँ, मुझे यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। और फ्रीडम नहीं है, इसका एक और उदाहरण आपको बताते हैं। देखिए, स्टेंजा 10th हम कवर कर रहे हैं। वॉक्ड थ्रू अ वुड, सॉ द बर्ड्स इन द ट्री। और अब बात की जा रही है वुड की। वुड मीन्स फॉरेस्ट की, जंगल की बात की जा रही है। मैं जंगल में जा रहा था और जंगल में मैंने पेड़ों पे बहुत सारे पक्षी देखे। They had no politicians and sang at their ease। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनमें से कोई भी उनका लीडर नहीं था। People who know politics, ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स जानते हैं।
तो उन लोगों में से ऐसा कोई नहीं था जो पॉलिटिशियंस था, और इसी वजह से एंड सेइंग एट देयर एज, वो अपनी इच्छा से गा रहे थे, फ्रीडम से, अपनी फुल फ्रीडम में वो अपना चहचहाना, टें करना, उनकी अपनी जो अलग अलग आवाज़ें हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे थे. इट मीन्स दे हैव ऑल्सो फ्रीडम, बट यू एंड मी नॉट माई डियर, बट यू एंड मी नॉट. दे वरंट द ह्यूमन रेस. और कह भी देते हैं यहाँ पे ह्यूमन रेस. ह्यूमन रेस इट मीन्स कि वो मानव जाति के लोग नहीं हैं, वो बर्ड्स हैं. और इसीलिए क्या है, उनको फुल फ्रीडम है, वो उड़ सकते हैं, वो अपना गायन कर सकते हैं, वो अपने लिए फ्रीली इधर से उधर चिरपिंग करते हुए अपना वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं. बिकॉज दे वरंट द ह्यूमन रेस, बिकॉज दे वरंट द ह्यूमन रेस माय डियर, दे वरंट द ह्यूमन रेस. इंसान नहीं है ना. इंसान होते तो वो युद्ध की बात करते, इंसान होते तो वो कहीं ना कहीं गुलाम बनाते, रिफ्यूजी बनाते. अब देखिए इसके अलावा और क्या बात की गई है, ड्रीम्स की बात की गई है. ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग विद 1000 फ्लोर्स. मैंने एक सपना देखा था. इन द ड्रीम आई सॉ, इट मीन्स मैंने एक सपना देखा था, और उस सपने में देखा था एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें खूब सारे फ्लोर्स है. इट मीन्स खूब सारी मंजिलें बनी हुई है. 1000 विंडोज एंड 1000 डोर्स. और उस बिल्डिंग में क्या है, हजारों तो खिड़कियां हैं और हजारों ही दरवाजे हैं. इट मीन्स बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वह. नॉट वन ऑफ देम was ours my dear, not one of them was ours. सपना है, सपना देखने से क्या होता है, हकीकत में क्या कहते हैं रिफ्यूजी, क्या कहते हैं प्रेमी अपनी प्रेयसी को, उनमें से एक भी हमारी नहीं है प्रेयसी, उनमें से एक भी हमारी नहीं है. तो ये जो बार बार अपना घर होने का एहसास है, यह एहसास देखिए कितना दर्द के रूप में, जो फ्रीडम हमें चाहिए उस फ्रीडम को कितना दर्द के रूप में बताया गया है ऑर्डन सर के द्वारा. इसके अलावा देखिए और भी कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों में सफलता मिलती है या नहीं मिलती है. लेट्स सी. went down to the station to catch the express. मैं फटाफट गया, वो अपनी प्रेयसी को बता रहे, मैं फटाफट रेलवे स्टेशन गया ताकि मैं कोई एक्सप्रेस जो ट्रेन उधर से गुजर रही है उसे पकड़ सकूं. asked for 2 tickets to happiness. asked for it means demanded. और मैंने खुशियों के 2 टिकट मांगे. अब देखिए कौन सी यात्रा है यहाँ पे, मैंने खुशियों के 2 टिकट मांगे. बट एवरी कोच वॉज फुल. कोच का मतलब होता है रेलवे के, आपने देखा होगा अलग अलग कंपार्टमेंट्स, अलग अलग डब्बे बने हुए होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है. बट एवरी कोच वॉज फुल माय डियर, बट एवरी कोच वॉज फुल. और बताया जाता है कि देखिए इतना सब कुछ है, मैंने खुशियों के दरवाजे मांगे, लेकिन कहीं पे भी आपके और मेरे लिए एक भी दरवाजा नहीं खुला. क्यों? क्योंकि सारे कोच भरे हुए थे. हे प्रेयसी, सारे कोच भरे हुए थे, आपको और मुझे एक भी जगह ठिकाना नहीं मिला ताकि छोटी सी भी खुशी हमें मिल सके. इसके अलावा देखिए एक और बात यहाँ पे बताई गई है. लास्ट स्टेंजा है इस पोयम का, और इस लास्ट स्टेंजा में बहुत ही और दर्दनाक बात रिफ्यूजी फील कर रहे हैं. लेट्स सी. स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो. प्लेन का मतलब होता है ओपन एरिया अंडर द स्काई. आपने देखा खुली आसमान के नीचे जो मैदान होते हैं जहां पर कि स्नो गिर रही है. फॉलिंग स्नो इट मीन्स जो बर्फबारी हो रही है उस जगह का यहाँ पे वर्णन किया गया है. 10,000 सोल्जर्स मार्च्ड टू एंड फ्रो. मार्च टू एंड फ्रो का मतलब होता है यहाँ पे मूव्ड हेयर एंड देयर. मार्च मीन्स मूवमेंट करना, और टू एंड फ्रो, टू का मतलब होता है बच्चों हेयर, और फ्रो का मतलब है यहाँ पे देयर. इट मीन्स यहाँ वहाँ और
एवरीवेयर, सब जगह कौन थे? 10,000 सोल्जर्स। जी हाँ, यहाँ वहाँ सब जगह 10,000 सोल्जर जो हैं वो बिखरे पड़े थे खुले आसमान के नीचे। लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी। और वो सोल्जर्स पता है वहां पे क्या ढूंढ रहे हैं? वहां पे आपको और मुझको ढूंढ रहे हैं प्रेयसी, आपको और मुझको ढूंढ रहे हैं। इट मीन्स वो उन्हें मारना चाहते हैं, वो उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये जो रिफ्यूजी पोयम है ये कहीं ना कहीं हमें युद्ध की भयावह स्थिति का वर्णन करती है और हमें बताती है कि भविष्य में कभी भी वार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध होंगे तो इंसान को कितनी परेशानियां हो रही है। ये एक छोटी सी ऑडियंस सर की जो फीलिंग्स है ये हम सबके सामने आई और हम सबको वाकई में बहुत दुख हो रहा है कि इंसान इंसान से ही डरने लग रहा है, इंसान इंसान को ही मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वैल्यूज के लिए। तो पॉलिटिकल वैल्यूज रखनी चाहिए, बट आम इंसान के दिलों को जरूर समझना चाहिए। बच्चों, हमने रिफ्यूजी ब्लूज जो पोयम है उसे रीड आउट किया है। होप आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।